हेलो स्टूडेंट्स, मैं करतार सिंह तंवर आपका इंग्लिश की क्लास में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आई वेलकम ऑल ऑफ यू गाइस। दोस्तों, जैसा कि हम पिछली क्लास में बात कर रहे थे, ग्रेशन अर्न की पोएम हमने पूरी पढ़ ली थी जो जो जॉन कीट्स ने लिखी है। अब बहुत ही खूबसूरत पोएम रही और काफी हमें उसको एंजॉयमेंट भी आप लोगों ने किया होगा। अब उस पर क्वेश्चन जो आए हैं एग्जाम्स में अलग अलग, उन क्वेश्चंस पे हम बात करेंगे। और इसके अलावा कुछ मॉडल क्वेश्चंस भी बनाए आप लोगों के लिए मैंने, ताकि आप उनकी अच्छी पोएम की एक अच्छी प्रैक्टिस कर सकें और आगे एग्जाम में आपको दिक्कत ना हो। तो दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चंस। हियर वी गो। ऑड ऑन ग्रेशन ऑन जॉन कीट्स के जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं उन पे हम बात करने वाले हैं। एंड दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, जो आरपीएससी स्कूल लेक्चरर 2011 का जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया क्वेश्चन था। और ये आपको ध्यान होगा, जो अपना पोयम थी उसी की लाइन है ग्रेशन अर्न की। हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर, दोज अनहर्ड आर स्वीटर। These lines have been taken from or to the west wind or to nightingale or to autumn autumn creation on। ये तो पढ़ी थी पोएम ने, उसमें से थी। बहुत फेमस लाइन है, बहुत अच्छी लाइन है, ऑडन ग्रेशन अन से ली गई है। तो ये पहला क्वेश्चन था। इतना इजी क्वेश्चन पूछा है इन्होंने कि ये लाइन, बट ये इजी इसलिए क्योंकि आपने पोएम पढ़ ली है। अभी आपको एक एक लाइन याद होनी चाहिए, ठीक है ना। और आपको याद ये वाली लाइन तो होगी, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थी। तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, टेक्स्ट में से लाइन उठा लेता है और पूछ लेता है कि ये लाइन किस पोएम में से है। तो ये ऑडन ग्रेशन अन में से है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। शी कैन नॉट फेड, ये लाइन भी थी इसके अंदर। शी कैन नॉट फेड, वो जो अर्न पे जो लड़की बनी हुई है वो कभी फेड नहीं होगी। उसका कलर, उसकी जो यूथ है वो कभी फेड नहीं होगा। दो दो है नॉट दाई ब्लिस, और तुम्हारी जो खुशी है वो भी कभी खत्म नहीं होगी। फॉर एवर विल्ड दो लव एंड शी इज फेयर, वो हमेशा तुम्हारा प्यार बना रहेगा और उसकी खूबसूरती बनी रहेगी, उसकी वफादारी बनी रहेगी। These lines from Ode on Grecian Urn refer to permanence of time, transient time, permanence of art, present moment। ये जो पोयम है ये परमानेंस ऑफ आर्ट की बात करती है। परमानेंस ऑफ आर्ट यानी क्यों? क्योंकि भाई अर्न पर जो पिक्चर जो डिपिक्ट कर दिए गए हैं, जो पिक्चर जो कार्व कर दिए गए हैं, वो तो कभी खत्म नहीं होंगे, वो तो हमेशा अमर रहेंगे। परमानेंस ऑफ आर्ट, वो कला हमेशा बोलती रहेगी। तो ये मतलब है। तो परमानेंस ऑफ आर्ट इसका आंसर होगा सी। ये भी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। द डिस्क्रिप्शन दैट डज नॉट रेफर टू कीट्स ग्रेशन अर्न, ये 2014 में से। इनके दो क्वेश्चन पूछे 11 के अंदर। ऑड ऑन ग्रेशन अर्न में से 2 क्वेश्चन थे 2011 में। 2014 में क्वेश्चन आया और वो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा डिस्क्रिप्शन कीट्स की ग्रेशन अर्न में नहीं है। कौन सा डिस्क्रिप्शन डज नॉट रेफर टू कीट्स ग्रेशन अर्न। ग्रेशन अर्न को कौन सी चीज इसमें से डिस्क्रिप्शन नहीं है उसका, मतलब 3 चीज तो ग्रेशन अर्न के बारे में है, एक चीज ग्रेशन अर्न के बारे में डिस्क्राइब नहीं करती। सिल्वन हिस्टोरियन ये तो है, एटिक शेप ये भी है, कोल्ड पेस्टोरल ये भी है, मिस्टीरियस प्रीस्ट ये ग्रेशन अर्न के लिए नहीं है। अर्न के लिए नहीं है, ये तो प्रीस्ट के लिए था, मिस्टीरियस प्रीस्ट। ये 3 तो है, ये नहीं है। तो आंसर होगा अपना डी। डी आंसर होगा, ठीक है ना। थर्ड का क्वेश्चन का आंसर डी करेंगे हम लोग। आगे बढ़ते हैं। टू व्हाट काइंड ऑफ एन ऑल्टर, किस प्रकार का ऑल्टर जो है डज द प्रीस्ट लीड द गार्लैंड हेफर इन कीट्स। एक हेफर को गार्लैंड करके, एक गाय के बछड़े को गार्लैंड करके, माला पहना करके एक ऑल्टर, एक बलि की वेदी की तरफ लेकर जाया जाता है। तो वो किस प्रकार का ऑल्टर था? व्हाट काइंड ऑफ एन ऑल्टर? स्मॉल टाउन चर्च, ग्रीन ऑल्टर, ऑल्टर इन आर्केडी, ब्रीडेड ऑल्टर। वो ग्रीन ऑल्टर था। ग्रीन ऑल्टर वहां मेंशन किया है अपनी पोएम के अंदर, ग्रीन ऑल्टर था। तो आंसर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये 2016 में आ गया। कीट्स एड्रेसेस द ग्रेशन अर्न एज एन एटिक शेप। कीट्स जो होता है उसके ग्रेशन अर्न को एटिक शेप कहता है। एटिक मतलब एथेंस, एथेंस से लिया हुआ जो ग्रीस देश में है। एटिक शेप उसको नाम देता है क्योंकि वो ग्रीस देश का था।
और एटिक शेप जो उसने कहा इन इज ऑड ऑन ग्रेशन बिकॉज इट वाज, ऐसा क्यों कहा, क्योंकि वो ग्रीस से था। बिल्कुल यही आंसर है। अब देखना एक इसमें आपको कंफ्यूज और करेगा पॉइंट, प्रिजर्व्ड इन एटिक। एटिक मतलब होता है जैसे घरों में जो पट्टी होती है ना, जैसे पुराने जमाने में जो घर होते थे उस पर एक पट्टी लगाते थे, अपने राजस्थानी में मारवाड़ी से बोलते हैं टांड, और उसके ऊपर सामान रखते थे कमरे के अंदर, उसके पर्दा लगा के छिपा दिया करते थे। तो आजकल वार्डरोब्स होती हैं, तो वो उसमें रखा हुआ था नहीं। प्लेस्ड इन ग्रीक म्यूजियम, क्या वो ग्रीक म्यूजियम में रखा था? अब देखना है, कंफ्यूज मत हो जाना, ये वाला कंफ्यूजिंग का एक पॉइंट है। वो म्यूजियम में तो था बट वो ग्रीक म्यूजियम नहीं था, वो ब्रिटिश म्यूजियम था। हमने बात की थी कि अ, एक जो एलिक थे, एलगी, उन्होंने इनको जो है ना ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये ऐसे दे दिया था, बेच दिया था कि भाई इसको आप रखो, और वो म्यूजियम में रखा गया ब्रिटेन के अंदर। तो इट वाज नॉट पुट इन ग्रीक म्यूजियम, इट वाज प्लेस्ड इन ब्रिटिश म्यूजियम। तो ये गलत हो गया। तो वो उसको एटिक शेप क्यों कहते हैं? क्योंकि वो ग्रीस से था। बस ये आंसर करना है आपको, ए आंसर करना है इसका। आगे बढ़ते हैं। व्हाट अकॉर्डिंग टू कीट्स will the arm remain to man when old age shall this generation waste? कीट्स के अकॉर्डिंग अर्न क्या करेगा? व्हाट अकॉर्डिंग टू कीट्स विल द अर्न रिमेन टू मैन, हाँ क्या बना रहेगा आदमी के लिए जब ओल्ड एज शैल दिस जनरेशन वेस्ट। ओल्ड एज हमारी जनरेशन को जब वेस्ट कर देगी, समय जब हमारी जनरेशन को खत्म कर देगा, तो जो ग्रेशन अर्न है वो तो जिंदा रहेगा हमेशा, वो तो इमोर्टल है, वो तो परमानेंट है। जब हमारी जनरेशन खत्म हो रही होगी ओल्ड एज से, टाइम की वजह से, तो जो अर्न है वो हमारे लिए क्या काम करेगा? वो हमारे लिए दोस्त की तरह रहेगा, हमें सलाह देगा, वो दोस्त की तरह बना रहेगा और हमें मोटिवेट करेगा, हमें शिक्षा देगा, हमें लेसन देगा। ये लेसन देगा कि ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी। तो किसके रूप में रहेगा वो? फॉरगेटन हिस्टोरियन के रूप में या फ्रेंड के रूप में? वो फ्रेंड के रूप में रहेगा। आंसर बी हो जाएगा। वो एक साइलेंट स्पेक्टेटर बने रहेगा ऑफिस वोज, और एज आर्ट डिसोलेट नहीं, एक फ्रेंड के रूप में रहेगा। ये लाइन लिखी हुई है, रिमेन्स एज अ फ्रेंड, तो ये आंसर होगा ए फ्रेंड। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये भी 2016 में पूछा है। द अर्न इन कीट्स ओड ऑन ग्रेशन अर्न, जो अर्न है इज एड्रेस्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, किस एक्सप्रेशन से फॉलो किया गया है? विच एड्रेस्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, क्या उसे एटिक शेप कहा गया है? अर्न को कहा गया है बोर्ड लवर, अर्न को नहीं कहा। अर्न पर एक लवर है, एक लड़का है, या पता नहीं गॉड है कि वो मैन है जो लड़की के पीछे भाग रहा है, किस करना चाहता है उसको, वो तो उस लड़के को कहा है। तो ये बोल्ड लवर अर्न को नहीं कहा। अर्न को क्या कहा गया है? अर्न को किस चीज से एड्रेस किया? एटिक शेप से किया, बिल्कुल किया। बोल्ड लवर से नहीं, ग्रीन ऑल्टर से नहीं। ग्रीन ऑल्टर तो वो जो हैफर को लिया जा रहा था, गार्लैंडेड हैफर को सैक्रिफाइस करने के लिए, वो जगह का नाम है ग्रीन ऑल्टर। ओ मिस्टीरियस प्रीस्ट नहीं, उसको क्या कहा गया? एटिक शेप कहा गया। तो आंसर ए हो जाएगा 7th क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं। 2020 में आया क्वेश्चन, देखो अब लेटेस्ट जो एग्जाम हुआ आपका, उसका भी मैंने क्वेश्चन इसमें डाल दिया, आरपीएससी स्कूल लेक्चरर का। Which image that Keats recreates in his Ode on Grecian Urn is not Sylvanian? सिल्वन, इनमें से कौन सी सिल्वन वाली इमेज नहीं है? तो अब ध्यान रखना, सिल्वन का मतलब मैंने बताया था ये पेस्टोरल होता है, कंट्री साइड से जुड़ा हुआ होता है। सिल्वन मीन्स पेस्टोरल, सिल्वन मीन्स कंट्री साइड, सिल्वन मीन्स ट्रीज, फॉरेस्ट, एनिमल्स, ठीक है ना। तो सिल्वन मतलब गांव से जुड़ा हुआ। तो ये जो अर्न था, ग्रेशियन अर्न, उसपे जो चित्र जो बना हुआ था, जो पिक्चर, जो डिपिक्शन था उसके ऊपर, वो एक्चुअली कंट्री साइड का है, वो गांव का है, जहाँ सेक्रीफाइस है, जहाँ मंदिर है, जहाँ पर प्रीस्ट है, जहाँ पर एक तरह से मतलब रिवर है ना, बर्ड्स है, ट्रीज है, तो वो है। तो किस चीज को, कौन सी इमेज यहाँ व्यक्त नहीं की गई सिल्वन को लेकर के? फेयर यूथ बीनीथ द ट्रीज, ट्रीज का जिक्र है उसमें। डिटीज इन द डेल्स ऑफ आर्केडी, ये भी है। द पेस्टोरल पाइपर्स, पेस्टोरल पाइपर्स हम जो बांसुरी बजा रहे हैं। अनरेविश्ड ब्राइड ऑफ सॉलिट्यूड,
सॉलिट्यूड नहीं था, क्वाइटनेस था, ये शब्द नहीं आया वहां पर। और वैसे भी सिल्वन जो है वो अनरेविस्ड ब्राइड की बात नहीं है। सिल्वन तो मतलब होता है गांव का इलाका वो। और फिर एक शब्द गलत हो रहा गया, सॉलिट्यूड, एक्चुअली इसमें था क्वाइटनेस, अनरेविस्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस। तो ये डी ऑप्शन जो है ये मेंशन नहीं कर रहा हूं इमेज को, आंसर डी होगा। 8 का आंसर डी करेंगे। फिर देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। Keats कहते हैं in his Ode on Grecian Urn that unheard melodies are sweeter, कि जो अनहर्ड मेलोडीज हैं जिनको आप सुन नहीं सकते वो ज्यादा स्वीट है, वो ज्यादा मधुर है, ज्यादा अच्छी है, ठीक है ना। द हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर। जो हम सुनते हैं वो तो हमारे सेंसुअस ईयर को अच्छा लगता है, हमारे फिजिकल ईयर को अच्छा लगता है, लेकिन वो गाने जो हम सुनते नहीं है, हम लोग सिल्वन अन पर, उसमें ग्रेशन अन पर बने हुए देख रहे हैं, उन गानों को हम इमेजिनेशन कर रहे हैं, हम उनको सोचने समझने की कोशिश करें कि क्या गाना चल रहा होगा, और जितनी बार सोचेंगे वो नया गाना होगा और वो हमारे ना दिल के तारों को छुएगा, हमें बहुत ज्यादा वो एक्सप्रेसिव, बहुत आनंद देगा। तो वो ज्यादा मीठे इसलिए हैं, ज्यादा मधुर इसलिए हैं क्योंकि हमारे सोल को, हमारी स्पिरिट को, हमारी आत्मा को झकझोरते हैं, उन्हें आनंदित कर देते हैं, उन्हें एक हैप्पीनेस, एक ब्लिस देते हैं। तो he has tasted them before, इसलिए अच्छे क्योंकि वो पहले टेस्ट कर चुका है। नहीं, they cannot be shared, उनको शेयर नहीं किया सकता इसलिए वो ज्यादा अच्छे हैं। नहीं, they are oblivious to all, नहीं, they strike the chords of the spirit, क्योंकि वो हमारी आत्मा के कोड्स, जो हमारे आत्मा के दिल के जो तार है उनको स्ट्राइक करते हैं, उनको झकझोरते हैं, झंझनाते हैं। हमारे दिल के तार, हमारे दिल से म्यूजिक निकलता है, आत्मा से म्यूजिक निकलता है, और हम लोग मन से सोचते हैं, दिल से सोचते हैं, इमेजिनेशन से सोचते हैं, तो वो गाना हमें ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है ना, तो डी आंसर इसमें करेंगे, 9th का डी करेंगे। ये 2020 में ही पूछा गया क्वेश्चन था। आगे देखिए क्वेश्चन और था, 3 क्वेश्चन पूछे थे स्कूल लेक्चरर 2020 में ग्रेशन अर्न में से। द बोल्ड लवर इन ऑर्डन ग्रेशन अर्न नीड नॉट ग्रीव, उसे दुखी होने की जरूरत नहीं है। जो बोल्ड लवर है उसे दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्यों, हमने बात की थी, जॉन कीट्स उस लवर को कहता है कि भाई तुम दुखी मत हो, तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है भाई, तुम्हारी जो प्रेमिका है वो तो हमेशा फेयर बनी रहेगी तुम्हारे लिए, एटर्नल ब्यूटी है उसके पास, तो कभी वो बूढ़ी होगी ही नहीं, वो कभी बदसूरत होगी ही नहीं। और तुम्हारा जो प्यार है, जो तुम्हारा लव है, उसका जो पैशन है, वो पैशन भी हमेशा मेंटेन रहेगा, एटर्नल रहेगा, फॉरएवर रहेगा, वो कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए तुम उससे प्यार करते रहो, दुखी मत हो, भले तुम उसको चाहे किस नहीं कर पा रहे हो, लेकिन तुम्हारा प्यार उसके लिए अमर है, और उसकी खूबसूरती, उसका जो तुम्हारे लिए फेथफुलनेस है वो भी अमर है। तो आंसर क्या होगा, क्यों वो उसको ग्रीव ना होने की बात कहता है कि तुम्हें जरूरत नहीं है ग्रीव होने की। ही विल समटाइम बी एबल टू किस हिज बिलोव्ड, कि उसको कभी किस कर पाएगा, नहीं किस तो कभी नहीं कर पाएगा, वो हमेशा उसे किस करने के लिए कोशिश करता रहेगा बट कर नहीं पाएगा। ही विल समटाइम बी एबल टू एंजॉय ब्लिस, नहीं, हिज लव, उसका जो प्यार है, लड़के का जो प्यार है, लवर का जो प्यार है, और हर ब्यूटी, उस लड़की की जो ब्यूटी है, जो खूबसूरती है, हैव बिकम एटर्नल, वो क्या बन चुकी है, वो एटर्नल बन गई है, वो अमर बन गई है। तो ये उसके लिए एक अच्छी बात है, इसलिए उसको दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका प्यार, उस लड़की की खूबसूरती हमेशा एटर्नल है, वो बनी रहेगी। ये 10th क्वेश्चन हुआ। आगे बढ़ते हैं। ये संस्कृत डिपार्टमेंट से क्वेश्चन पूछा, स्कूल लेक्चरर के ही 2020 वाला जो पेपर था, उसमें क्या था क्वेश्चन, इन द पोएम ऑड ऑन ग्रेशन अर्न द पोएट रेफर्स टू द अर्न, वो अर्न को क्या कहता है, हैप्पी हैप्पी बाउस, वो तो पेड़ को कहता है, ये तो ट्री के लिए है। अर्न को क्या कहता है पूछ रहा है, अनरेविश्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस, ये कहता है क्या, बिल्कुल कहता है, शुरू शुरू में कहता है उसको। ऑड ऑन ग्रेशन अर्न को पहली लाइन में यही कहा गया है कि ओ दो एन अनरेविश्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस, ये बिल्कुल सही है। हर्ड मेलोडीज नहीं कहा, मिस्टीरियस प्रीस्ट नहीं कहा, उसको अनरेविश्ड ब्राइड कहा, उसको एटिक शेप कहा, उसको फेयर एटीट्यूड कहा, उसको उसने सिल्वन हिस्टोरियन कहा, उसको उसने फोस्टर चाइल्ड ऑफ टाइम एंड साइलेंस कहा, उसने ये तीनों नहीं कहा, उसने अनरेविश्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस जरूर कहा। तो आंसर बी कर देंगे 11th का।
फिर देखिए आप, एक क्वेश्चन और था, ऑड ऑन ग्रेशन डील्स विद द सुप्रीमेसी ऑफ नेचर ओवर आइडियल आर्ट, नहीं उल्टा हो गया, नेचर ज्यादा सुप्रियर है आर्ट से, नहीं आर्ट ज्यादा सुप्रियर है नेचर से। सुप्रीमेसी ऑफ आइडियल आर्ट, जो आदर्श जो आर्ट है, कला है, उसका नेचर से ऊपर सुप्रीमेसी है, यही इस पोएम में बात कही गई है। सुप्रीमेसी ऑफ गॉड ओवर मैन, गॉड और मैन के ऊपर सुप्रीमेसी है, नहीं ये भी नहीं बताया गया। सुप्रीमेसी ऑफ मैन ओवर वीमेन, नहीं ये बात भी नहीं की गई। बात की गई है कि जो आर्ट है वो बेहतर होती है, वो ज्यादा अच्छी होती है, किससे, नेचर से, लाइफ से, हमारे जो ह्यूमन बींग्स हैं उनसे। तो बी आंसर होगा 12th का बी। फिर आ जाइए आप लोग, द अर्न हैज नॉट बीन डिस्क्राइब्ड बाय द पोएट एज, अर्न को डिस्क्राइब नहीं किया गया, डिस्क्राइब नहीं किया गया है, अर्न रेविस ब्राइट के रूप में किया गया है, नहीं किया गया, पूछ रहा है, नॉट बीन डिस्क्राइब, ये तो किया गया है। फोस्टर चाइल्ड किया गया है, सिल्वर स्टूडेंट किया गया है, कौन सा नहीं किया गया, बोल्ड लवर नहीं किया गया। अर्न को क्या क्या कहा गया है, अर्न रेविस ब्राइट कहा गया, फोस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस कहा गया, सिल्वर हिस्टोरियन कहा गया, क्या नहीं कहा गया, बोल्ड लवर नहीं कहा गया। तो आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, व्हाट टर्म डज कीट्स यूज फॉर द ग्रेशन अर्न, यूपी स्कूल लेक्चरर में क्वेश्चन पूछा था 2018 में, यूपी स्कूल लेक्चरर में कौन सी टर्म कीट्स ने ग्रेशन अर्न के लिए यूज की है, डॉक्टर कहा उसको, नहीं, सोशलिस्ट कहा, नहीं, आर्टिस्ट कहा, नहीं, हिस्टोरियन कहा, यस कहा, सिल्वन हिस्टोरियन कहा उसको। तो आंसर डी हो जाएगा, 14 का डी। फिर आगे बढ़ते हैं, इन कीट्स ओड ऑन ग्रेशन अर्न द की आइडियाज आर बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज द फॉलोइंग एक्सेप्ट वन। इनमें से, ये देखो नेट के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, नेट के एग्जाम वो पूछ रहा है कि कीट्स का जो पोएम है उसमें की आइडियाज हैं, इनमें से कौन सा की आइडियाज नहीं है, सारे की आइडियाज हैं एक्सेप्ट वन, एक्सेप्ट वन, एक को छोड़ करके, मतलब 3 तो की आइडियाज है, एक नहीं है, एक्सेप्ट वन, वो एक कौन सा है, विच वन, वो एक कौन सा की आइडिया नहीं है इस पोएम का। मूवमेंट वर्सेस स्टेसिस, मूवमेंट हम लोग ह्यूमन बीइंग्स कर रहे हैं, स्टेसिस जो म्यूजियम में जो अर्न रखा हुआ है वो स्टेसिस है, वो स्थिर है, वो गति नहीं कर रहा। तो मूवमेंट करने वाले ज्यादा अच्छे नहीं है, जो स्थिर रखा हुआ है, एक जगह रखा हुआ है, जो कला का जो रूप है, जो बुक है, जो पेंटिंग है, जो अर्न है, स्कल्पचर जो है, वो ज्यादा ग्रेट है। उनकी लड़ाई बताई गई, बिल्कुल सही बताई गई है। डिसअपॉइंटिंग लव वर्सेस एटर्नल ब्लिस, हम ह्यूमन बीइंग्स का जो लव है वो डिसअपॉइंटिंग है, निराशा होती है, हमें धोखा मिलता है, चीट ऑन अस, हम पे चीट ऑन किया जाता है। लेकिन वो जो अर्न पर जो लवर बने हुए हैं उनका प्यार तो एटर्नल है, उनकी खूबसूरती एटर्नल है, उनका फेथफुलनेस एटर्नल है, वो उस खुशी को महसूस कर रहे हैं, वो ब्लिस उनके पास है, एटर्नल ब्लिस। इसकी बात भी हो रही है क्या, बिल्कुल हो रही है। स्कार्स ऑफ हिस्ट्री वर्सेस कंसोलेशन ऑफ आर्ट, जो हिस्ट्री में जो हमें दाग लगे उनका कंसोलेशन ऑफ आर्ट, आर्ट से उनको कुछ ऐसे कंसोलेट किया जाता है, इसकी बात हो रही है क्या, नहीं इसकी बात नहीं हुई। ब्यूटी वर्सेस ट्रूथ, इसकी बात तो हुई है कि भाई ब्यूटी जो है ट्रूथ है, ट्रूथ जो है ब्यूटी है। तो इसमें कौन सा नहीं है, डी, ये सी ऑप्शन नहीं, सी ऑप्शन नहीं, तो सी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। अब ये 16 क्वेश्चन तो 15 क्वेश्चन मैंने एग्जाम में आए हुए दे दिए आप लोगों को, जो अलग अलग एग्जाम्स में थे। अब हम बात कर रहे हैं जो एग्जाम्स में आए हुए नहीं, लेकिन वो भी इंपॉर्टेंट है, अच्छे टेक्स्ट में से क्वेश्चन निकाले गए हैं आप लोगों के लिए, ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे लगेंगे। देखिए, विच ऑफ देम इज नॉट यूज्ड टू डिस्क्राइब द ग्रेशन अर्न, कौन सा ग्रेशन अर्न को डिस्क्राइब नहीं करता, एटिक शेप करता है, बिल्कुल करता है, साइलेंट फॉर्म का कहीं नहीं आया था, कोल्ड पेस्टर करता है, सिल्वर स्टोन करता है, तो कौन नहीं करता, साइलेंट फॉर्म नहीं करता, तो बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, Which of the following poem by Keats was published in the Annals of Fine Arts? Annals of Fine Arts में से कौन सी पोएम उसकी जो है वो पब्लिश हुई थी, तो हमने पढ़ा था ओड ऑन ग्रेशन अर्न पब्लिश हुई थी, याद किया था हमने, ओड ऑन ग्रेशन अर्न थी जो एनल्स ऑफ फाइन आर्ट्स में पब्लिश हुई थी, ये आपको मैंने पढ़ाया था थियरी के अंदर।
आगे देखिए, विच ऑफ देम इज नॉट ट्रू अबाउट ऑर्डन ग्रेशन अन, कौन सी बात इसमें से ऑर्डन ग्रेशन अन के लिए सही नहीं है, नॉट ट्रू, कौन सी सही नहीं है। देखिए आप, कीट्स प्रेजेंट्स ए कॉन्ट्रास्ट बिटवीन लाइफ एंड आर्ट, वो लाइफ और आर्ट के बीच में कॉन्ट्रास्ट को व्यक्त करता है, बिल्कुल सही बात है। द पोएम इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्फ्रेसिस, एक्फ्रेसिस का एग्जाम्पल है, बिल्कुल है। एक कला को देख करके दूसरी कला का इसमें जो है कंपोज किया गया, अन को देख करके स्कल्पचर को देख करके पोएम लिख दी गई, एक्फ्रेसिस का एग्जाम्पल है, बिल्कुल है। थर्ड पॉइंट, द पोएम इज अबाउट हेलेनिक आर्ट एंड कल्चर, ये पोएम हेलेनिक आर्ट और कल्चर के लिए है, ये बात भी बिल्कुल सही है। द पोएम इज रिटन इन फॉर्म ऑफ मोनोलॉग, ये मोनोलॉग के फॉर्म में लिखी गई नहीं, ये तो ओड के रूप में लिखी गई है, इन द फॉर्म ऑफ ओड, ये वाली बात गलत है, डी ऑप्शन गलत है। बाकी तीन तो इसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, वो सही पॉइंट थे, ठीक है ना, तो डी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इन द थर्ड स्टेंजा ऑफ ओड ऑन ग्रेशन द वर्ड हैप्पी अकर्स, आपने थर्ड स्टेंजा पढ़ा होगा, जिसमें था आ हैप्पी हैप्पी बाउस, उसमें जो थर्ड स्टेंजा था, जो जिसमें ट्री से बात करता है, फर्स्ट स्टेंजा में तो वो अर्न के बारे में बताता है, सेकंड स्टेंजा में मेलोडीज म्यूजिक के बारे में बात करता है, थर्ड स्टेंजा में वो ट्री के बारे में बात करता है कि तुम बड़े खुश हो, तुम पर कभी स्प्रिंग नहीं आएगा, स्प्रिंग कभी तुमसे एड्यू नहीं करेगा, और हैप्पी 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 कई बार आता है उसमें। तो मैंने बताया था कि हैप्पी हैप्पी कितनी बार आया उसमें, हाउ मेनी टाइम्स द वर्ड हैप्पी अकर्स, मैंने कहा था 6 टाइम्स, 5 टाइम्स, 7 टाइम्स, 6 टाइम्स, 6 टाइम्स आता है। काउंट करके देखना पोएम के टेक्स्ट में, हैप्पी वर्ड आपको थर्ड स्टेंजा में 6 टाइम्स मिलेगा, काउंट करना 6 टाइम्स, मैंने करवाया भी था, बताया भी था आप लोगों को, और आप भी गिन लेना, 6 टाइम्स यूज हुआ है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20, व्हाई इज द लिटिल टाउन डिसॉल्टेड, वो लिटिल टाउन खाली क्यों था भाई, क्योंकि उस गांव के जो लोग थे, जो पीपल थे, जो फॉक था वहां का, जो लोग थे, वो शायद गांव में जो सेक्रीफाइस होने वाला था, जो प्रीस्ट कर रहा था हेफर के साथ ग्रीन ऑल्टर पे, उस सेक्रीफाइस को, उस रिचुअल को, उस प्रोग्राम को देखने शायद गांव वाले चले गए हैं, इसलिए वो टाउन, वो गांव खाली पड़ा है। क्यों डिसोलेट है, क्यों खाली है, बिकॉज ऑल द पीपल आर स्लीपिंग, सब सो रहे थे, बिकॉज द मॉर्निंग इज पायस, नहीं, ये आ गया देखो, बिकॉज द फोक हैव गॉन टू द प्लेस ऑफ सेक्रीफाइस, क्योंकि गांव के जो लोग थे वो सेक्रीफाइस देखने चले गए थे, तो आंसर सी हो जाएगा, सी आंसर करें। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 21 पे, व्हाई डज द पोएट कॉल द मॉर्निंग पायस, वो मॉर्निंग को पायस क्यों कह रहा था, पवित्र क्यों कह रहा था कवि, क्योंकि उस सुबह में कोई ऐसा एक रिचुअल, कोई रिलीजियस रिचुअल, कोई कस्टम हो रहा था, जिसमें किसी हेफर को, किसी काऊ के बच्चे को गार्लैंड करके प्रीस्ट, मिस्टीरियस प्रीस्ट, वो जो था एक कोई ना कोई सेक्रीफाइस वाला काम करवाना चाह रहा था, जो कि ग्रीस में एक ना पायस माना जाता है, इंडिया में भी ऐसा करता है, बलि चढ़ाई जाती है भगवान को, देवता को खुश करने के लिए। तो ऐसी परंपरा ग्रीस में भी रही है, ऐसी परंपरा इंडिया में भी रही है, और भी काफी कंट्रीज में परंपरा रही है। तो पायस क्यों है, क्योंकि वो सेक्रीफाइस वाला एक रिचुअल होने वाला है। बिकॉज इट इज वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ द मॉर्निंग, नहीं। बिकॉज द मॉर्निंग इज फुल ऑफ हैप्पीनेस, नहीं। बिकॉज सम काइंड ऑफ रिचुअल इज गोइंग टू बी परफॉर्म, क्योंकि ये कोई रिचुअल होने वाला है, कोई कोई एक धार्मिक संस्कार होने वाला है। और बिकॉज देर आर नो पीपल इन द टाउन, नहीं, मॉर्निंग पायस थी क्योंकि कोई एक रिचुअल होने वाला था वहां पे, कोई एक धार्मिक जो है कर्मकांड होने वाला था, कोई परंपरा निभाने वाले थे वो लोग, सेक्रीफाइस की परंपरा थी वो जो कर रहे थे वो लोग, रिचुअल थी। आगे देखिए आप क्वेश्चन नंबर 22, ऑड ऑन ग्रेशन अर्न बाय कीट्स कंसिस्ट ऑफ, उसमें कितने स्टेंजा हैं, कितनी लाइन्स है, वो क्वेश्चन है। 6 स्टेंजा ऑफ 9 लाइन्स ईच, नहीं। 5 स्टेंजास ऑफ 10 लाइन्स ईच, बिल्कुल 5 स्टेंजा है इस पोयम में, जिसमें हर स्टेंजा में 10 लाइन्स हैं, तो टोटल 50 लाइन्स हो गई। 10 लाइन्स 5 स्टेंजा, 10 5 जा 50 लाइन्स, तो 5 स्टेंजा 10 लाइन्स, तो आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। सिल्वन हिस्टोरियन इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिमिली, मेटाफर, ऑक्सीमोरन, पैराडॉक्स। देखो, सिल्वन हिस्टोरियन कहा गया था ग्रेशन अर्न को,
अर्न को जो है सिल्वन हिस्टोरियन कहा गया। अब आप खुद बताइए, क्या वास्तव में अर्न कोई हिस्टोरियन हो सकता है क्या? क्या अर्न कोई कहानी कह सकता है क्या? नहीं। फिर भी पोएट ने सिल्वन हिस्टोरियन कह दिया अर्न को, उससे कंपेयर कर दिया, बट डायरेक्ट एज और लाइक करके कंपेयर नहीं किया, इसलिए सिमिली तो नहीं होगा। और किसी चीज को दूसरी बता दी और उसमें एज और लाइक का यूज नहीं किया, कंपेयर तो कर दिया, कोई गुण उसमें कॉमन था। तो जिस प्रकार हिस्टोरियन कहानी कहता है, उसी प्रकार अर्न भी उस पर जो चित्र बन रहे हैं उससे कुछ कहानी हमें समझ में आती है। तो एक तरह से हिस्टोरियन वो है, और वो सिल्वन है क्योंकि गांव की स्टोरी बता रहा है, तो उसको ना सिल्वन हिस्टोरियन को और अर्न को कंपेयर किया हुआ है। लेकिन कंपेयर डायरेक्ट नहीं है, इम्प्लाइड कंपैरिजन है, इसलिए उसके अंदर मेटाफर का यूज है। तो आंसर मेटाफर होगा, 23rd का मेटाफर। फिर आगे देखिए, द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स मेंशन्ड इन द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ ऑडन ग्रेशन। जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है मेंशन्ड इन द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ ऑडन ग्रेशन अर्न, ऑडन ग्रेशन अर्न के फर्स्ट स्टेंजा में जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बताया गया है कौन कौन सा है? पाइप्स और वायलिन्स, पाइप्स एंड सिंबल्स, पाइप्स एंड टिम्ब्रल्स, पाइप्स एंड टिम्ब्रल्स। आंसर होगा सी, सी आंसर करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25, heard melodies are sweet but those unheard are sweeter is an example of, ये किसी भी एग्जाम्पल है। अब देखना, इस पोएम को पढ़ना, आंसर बाद देख लेंगे। हर्ड मेलोडीज जो होती हैं, जो गाने हम सुनते हैं वो मीठे होते हैं, अच्छे होते हैं, पर जो हम नहीं सुनते वो तो और ज्यादा अच्छे होते हैं। इस बात को सुनते ही आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, यार ऐसे कैसे हो सकता है? जो गाने सुन रहे हैं वो तो अच्छे होते हैं, जो नहीं सुनते वो ज्यादा अच्छे होते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो भाई साहब बहुत ही उल्टी सीधी बात कर रहे हैं, दो उल्टी बातों को एक साथ जोड़ के सेंटेंस बना रहे हैं। ये बात तो पच ही नहीं रही हमारे को, एक बात में समझ में आ ही नहीं रही है, ये ऐसे कैसे हो सकता है? तो जब आपको ऐसे ना कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दिखाई दे, जिससे बात आपको उल्टी पुल्टी नजर आए कि यार ये बात तो ऐसा हो ही नहीं सकता, तो इन चीजों को ना हम लोग कहते हैं पैराडॉक्स। इसमें जो फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है वो है पैराडॉक्स, सिमिली इरिटेशन पैराडॉक्स, पैराडॉक्स सी आंसर। ठीक है ना, ये मैंने आपको पोएम के टेक्स्ट में भी समझाया था। The word ditties as mentioned in Ode on Grecian Urn means, डिटी शब्द का मतलब क्या बताया था आपको? मैंने बताया था आपको शॉर्ट सिंपल सॉन्ग, शॉर्ट सिंपल सॉन्ग, डिटीज, मेलनकली सॉन्ग, पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट, शॉर्ट सॉन्ग, शॉर्ट सॉन्ग। बस इतना सा ध्यान रखो। आपको जो मैंने वर्ड मीनिंग बताए थे, कई बार उसमें भी क्वेश्चन बन जाते हैं, पैटर्न पता चल रहा है आपको क्वेश्चंस का। आगे देखते हैं हम लोग। Why does Keats call the priest mysterious? Keats priest को mysterious क्यों कहता है? वो priest को mysterious क्यों कहता है? क्योंकि वो पता नहीं क्या रिचुअल करने वाला है, कहां से आया है, उसका क्या रिलीजन है, ठीक है ना, उसके बारे में ज्यादा तो पता नहीं, करने क्या वाला है, कैसे करेगा, ये पता नहीं उसको। बिकॉज ही स्पीकिंग सम स्ट्रेंज लैंग्वेज, की अजीब लैंग्वेज बोल रहा है, नहीं ये वाली बात तो नहीं है। ही इज सेइंग समथिंग मिस्टीरियस टू द हेफर, वो हेफर से कुछ अजीब बातें कर रहा है, नहीं। बिकॉज इज गोइंग टू परफॉर्म रिचुअल, कोई ऐसा रिचुअल करने वाला है विच कीट्स कैन नॉट अंडरस्टैंड, जो कीट्स को समझ में नहीं आ रहा कि क्या करेगा ये। यस, तो सी आंसर हो जाएगा 27 का सी। आगे देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 28, फेयर यूथ बीनीथ द ट्रीज, बिल्कुल सही है। पेड़ के नीचे लोग, जवान नौजवान लोग खड़े हुए हैं, लड़के लड़कियां खड़े हुए हैं। दो कैन नॉट लीव द सॉन्ग नॉर एवर दोज ट्रीज बी बेयर, और उस पेड़ की पत्तियां कभी उससे अलग नहीं होंगी, और कभी वो जो सिंगर्स गाना गा रहे हैं वो कभी ऐसे गाना बेकार नहीं गाएंगे, और पेड़ की पत्तियां कभी उनसे अलग नहीं होंगी। दीज लाइन रेफर टू ट्रांजिएंट नेचर ऑफ लाइफ, परमानेंट नेचर ऑफ ह्यूमन लाइफ, परमानेंस ऑफ आर्ट, परमानेंस ऑफ आर्ट। भाई जो चित्र बन गया ना, स्कल्पचर जो बन गया, उस पे जो अगर पेड़ पौधे हरे हैं तो हमेशा हरे ही रहेंगे, वो कला हमेशा परमानेंट हो गई, उसका युगो युगो तक उसका नाम हो गया। तो इसमें परमानेंस ऑफ आर्ट की बात की गई है, सी आंसर होगा। आगे बात करते हैं, ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी इज एन एग्जांपल ऑफ सिमिली एलिटेशन, काइस्मर्स, काइस्मर्स, जिसमें वर्ड्स का ऑर्डर चेंज कर देते हैं। ब्यूटी इज ट्रूथ,
ट्रूथ इज ब्यूटी, बट इज लिखते नहीं, बात अलग है। तो ये जो चेंज करते हैं ना क्रम को, इसको काइज्मस कहते हैं, काइज्मस। तो आंसर सी हो जाएगा। फिर आगे देखिए, द फ्रेज अनरेविस ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस रेफर्स फॉर ग्रेशन अर्न डिटीज चेस्ट ब्रेज और आर्केडी। ग्रेशन अर्न के लिए जो है पहली लाइन में, दो फोस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम, ये जो फोस्टर चाइल्ड है रेफर्स फॉर, ये भी उसी के लिए है। फोस्टर चाइल्ड, सिल्वन स्टोरियन, अनरेविस ब्राइड, ये तीनों चारों वर्ड जो हैं ये जॉन कीट्स ने ग्रेशन अर्न के लिए यूज किए हैं। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेशन अर्न, सी आंसर कर देंगे। व्हाट इज बीइंग टेकन फॉर द सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस के लिए क्या लिया जा रहा है, हेफर, काफ, काउ, कैमल। जो पोएम के टेक्स्ट में वर्ड दिया है वो हेफर दिया है, हालांकि हेफर का मतलब काफ ही होता है, बट जो प्रॉपर वर्ड टेक्स्ट में दिया है वो हेफर है, इसलिए हम आंसर क्या करेंगे इसके अंदर, हेफर ही करेंगे, ए आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखिए, ऑन एटिक, ओ एटिक शेप, फेयर एटीट्यूड रेफर्स फॉर, ये भी किसके लिए है, ग्रेशन अर्न के लिए आया है। ये सब ग्रेशन अर्न के लिए यूज हुआ है, पोएम ही वही थी। आगे पढ़ते हैं, Which of the following references not described in on Grecian urn, इसमें से कौन सा जो रेफरेंस है वो इस पोएम में नहीं यूज हुआ, कौन सा रेफरेंस यूज नहीं हुआ, सिल्वन हिस्टोरियन हुआ है, डेल्स ऑफ आर्केडी हुआ है, बोल्ड लवर हुआ है, ऑल आर डिस्क्राइब्ड, सारे ही डिस्क्राइब्ड हुए हैं। तो डी आंसर हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 35, ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी, ये लास्ट की लाइंस हैं दोनों। दैट इज ऑल यू नो ऑन अर्थ एंड ऑल यू नीड टू नो, ये तुम्हें जानने की जरूरत है, ये तुम्हें पता होना चाहिए कि ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी। रेफर्ड इन द फर्स्ट स्टेंजा, सेकंड स्टेंजा, थर्ड स्टेंजा, फिफ्थ स्टेंजा। तो फिफ्थ में जो आपका आंसर होगा, ये लाइन किसमें मेंशन की गई थी, सबसे जो लास्ट स्टेंजा था फिफ्थ स्टेंजा, उसके भी लास्ट लाइन थी, ठीक है ना, ब्यूटी इज ट्रू, ट्रूथ ब्यूटी, और ये सारी जो लाइन थी दोनों लास्ट की लाइन थी। तो फिफ्थ स्टेंजा इसका आंसर होगा। 35 का डी आंसर कर देंगे हम लोग। Keats in his ode on Grecian urn expresses the superiority of, किस चीज की सुपीरियोरिटी की बात करता है इस पोएम में, वो आर्ट की, नेचर की, मैनकाइंड की, चिल्ड्रन की, आर्ट की करता है। ये तो क्वेश्चन कई बार हो गया है, आई होप कि याद ही हो गया होगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ मॉडर्न ग्रेशियन, कौन सा फीचर है, कौन सा विशेषता है ग्रेशियन अर्न की इनमें से। हेलेनिज्म इस पोएम, द फॉलोइंग फीचर ऑफ दिस पोएम, इस पोएम का क्या विशेष बात है, हेलेनिज्म, इसमें ग्रीक वर्ड्स का यूज किया गया है। सेंसुअसनेस, आपकी सेंसेस को ये इवॉक करती है, बिल्कुल करती है। कल्ट ऑफ ब्यूटी, इसमें खूबसूरती की बात बताई गई है, कल्ट यानी पंथ, है ना, मेन चीज इसमें जो है ब्यूटी के बारे में बात की गई है, बिल्कुल की गई है। ऑल ऑफ दिस, सारी बातें सही हैं, तो डी आंसर होगा। 37 का आंसर कर देंगे डी, सारी बातें, हेलेनिज्म भी है, सेंसुअसनेस भी है, कल्ट ऑफ ब्यूटी भी है। कल्ट यानी मतलब ब्यूटी को ही धर्म मान लिया गया, इसके अंदर पंथ मान लिए गए, जो कुछ है वो ब्यूटी है, ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी, बिल्कुल बात की गई है। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। 38 देखिए आप, टू कीट्स ब्यूटी इज द टच स्टोन ऑफ, ब्यूटी से क्या पता चलता है, ट्रूथ का, ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी। तो नेचर, वर्ल्ड, यूनिवर्स, ट्रूथ, ट्रूथ, आंसर हो जाएगा डी। ब्यूटी किस चीज का टच स्टोन है, ट्रूथ का टच स्टोन है। हाउ मेनी लाइन्स इन ऑर्डन ग्रेशन अर्न, गॉर्डन ग्रेशन अर्न में कितनी लाइन्स हैं भाई, टोटल 50 लाइन्स हैं, टोटल 50, 40, 50, 60, 30, 50 लाइन है, जिसमें से 5 तो स्टेंजा है, और हर स्टेंजा में 10 लाइन्स है, आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 40, द पोएम ऑर्डन ग्रेशन अर्न डिस्क्राइब्स इमेजेस ऑफ एंटिक्विटी नॉट फॉर देयर ऑर्डर, बैलेंस एंड हार्मोनी बट रादर फॉर रोमांटिक वैल्यूज। कीट्स फाइंड द वेस्ट इमेजेस, तो यहाँ पर जो कीट्स है उसको वेस्ट की इमेज, जो वेस्ट की जो फ्लावर पोट, जो वेस्ट या जो अर्न की जो उसने इमेज बनाई है, वो इमेज कैसी है, एटर्नल है,
अनचेंजेबल है, साइलेंट है, बिल्कुल तीनों पॉइंट सही है। गैस्टली है, गॉस्टली है एंड सरियल है, गॉस्टली तो नहीं है। ड्रीम लाइक, टॉर्मेंटेड, मेलनकॉलिक, एरोटिक, सजेस्टिव और आइडियल। एरोटिक है, सजेस्टिव है, आइडियल है, एटर्नल है, अनचेंजेबल और साइलेंट है। ये ज्यादा अच्छा है। ए आंसर करें इसका आप लोग, ठीक है ना, ए आंसर करें। Which of the rhetorical question is not asked by kids? कौन सा क्वेश्चन किड्स ने नहीं पूछा इनमें से? What struggle to escape? ये लड़कियां किससे बचने का कोशिश कर रही हैं? What mad pursuit? लड़के क्यों पागल हो रहे हैं पीछे भागकर? सही दोनों लाइनें थी। What wild ecstasy? ये भी था, ये भी था, ये भी था। What temple of Arcady? ये नहीं था। What temple of Arcady? तो what dales of, ये क्वेश्चन था ही नहीं, ये क्वेश्चन नहीं पूछा उन्होंने इसमें। तो कौन सा रिटोरिकल क्वेश्चन पूछा गया है? तीनों पूछे गए, ये वाला नहीं पूछा गया, तो आंसर हो जाएगा डी। डी करेंगे 41 में। आगे बढ़ते हैं। Odd on Grecian urn is written in monometer, tetrameter, hexameter, pentameter। पेंटामीटर में लिखा गया है, बिल्कुल। Which of the following phrase not used for the Grecian urn? कौन सा ग्रेशन अर्न के लिए यूज नहीं हुआ? अनरेविस्ड ब्राइड हुआ है, फोस्टर चाइल्ड हुआ है, सिल्वर स्टोरिन हुआ है, टोडन वीड नहीं हुआ। तो ये तो हुए हैं, ये वाला नहीं हुआ था, तो आंसर इसका डी हो जाएगा, डी, ठीक है ना। 43 का आंसर होगा डी, टोडन वीड इसके लिए यूज नहीं किया गया। डी आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सेक्रीफाइस सीन? कौन सा सेक्रीफाइस सीन का पार्ट नहीं है इनमें से? हेफर यूज होता है क्या सेक्रीफाइस में? हाँ, उसको तो मेन सेक्रीफाइस का ही होना है। ऑल्टर भी था, बिल्कुल था। प्रीस्ट भी था। सिटाडल, क्या किले का भी जिक्र था क्या वहां पे? नहीं, वो टाउन का जिक्र हुआ तब आया था सिटाडल, तो यहाँ नहीं होगा। तीन होते, हेफर, ऑल्टर और प्रीस्ट, तो आंसर डी होगा। Which of the following season is mentioned in the third stanza of Ode on Grecian Urn? कौन सा सीजन यूज हुआ है इसमें? ऑटम, इस थर्ड वाले में जहाँ पेड़ की बात हो रही थी ना, थर्ड वाले में कौन सा सीजन इसमें बात हुई है? स्प्रिंग की बात हुई है कि स्प्रिंग कभी तुम्हें अड्यू नहीं कहेगी, स्प्रिंग की बात हुई थी। बी आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 46, इन द थर्ड स्टेंजा ऑफ ओड ऑन ग्रेशियन अर्न द पोएट बिगिंस बाय स्पीकिंग टू। पोएट किससे बात करना शुरू करता है? वो बात करता है आ हैप्पी हैप्पी बाउस, ट्री से बात करता है, तुम्हारी शाखा बिल्कुल खुश है, तुम्हें स्प्रिंग कभी अड्यू नहीं करेगी, तुम्हारे पेड़ के पत्ते तुमसे कभी अलग नहीं होंगे। तो बात करता है वो किससे बात करता है? पेड़ से, ट्री से बात करता है। लवर से, पाइपर से, हंस से नहीं। थर्ड स्टेंजा में जो आ हैप्पी बाउस है, आ हैप्पी हैप्पी बाउस, उसमें वो किससे बात करता है? ट्री से बात करता है। तो आंसर डी होगा। 46 का आंसर डी होगा। ऑफ प्रॉपर वर्ड फॉर ब्लैंक, इस ब्लैंक के लिए प्रॉपर वर्ड ढूंढना है। पोएम में से लाइन उठाइए। हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर, देयरफॉर ये प्ले ऑन पाइपर्स लवर्स मेलोडीज सॉफ्ट पाइप। ये सॉफ्ट पाइप लाइन आई थी वहां पर। देयरफॉर ये सॉफ्ट पाइप्स प्ले ऑन, तुम्हारे जो सॉफ्ट पाइप है वो बजते रहेंगे ऐसे ही, प्ले ऑन। डी आंसर होगा। ये लाइन चेक कर लेना, टेक्स्ट में है ये लाइन। Each stanza of Ode on Grecian Urn contains 10 lines, 7 lines, 20 lines, 12 lines। 10 lines हैं। हर स्टेंजा में कितनी लाइन्स हैं? 10 लाइन्स का यूज किया गया है। 5 स्टेंजा है, हर स्टेंजा में 10 लाइन्स है, टोटल 50 लाइन्स है। अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट, जो टेक्स्ट पढ़ा आप लोगों ने, which of the following lines from John Keats Ode on Grecian are possible the most discussed and debated in school in English poetry? सबसे ज्यादा डिस्कस, सबसे ज्यादा डिबेट किस लाइन पर हुआ है? जो सबसे ज्यादा डिबेट हुआ है वो लाइन है लास्ट वाली, ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी। हार्ड मेलोडीज, ये भी अच्छी लाइन है, बट सबसे ज्यादा डिस्कस, इसमें भी खूब डिस्कस हुआ है, लेकिन ये उसके बाद सेकंड नंबर पे है। इमोशन एंड स्पिरिट दैट इंपल्स, ये लाइन तो उसमें है ही नहीं। What man or god are these? What maidens loath? What maid pursuit? What struggle? ये लाइन उसी पोएम में से, बट मोस्ट डिस्कस नहीं है। ब्यूटी ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी, ये लाइन सबसे ज्यादा डिस्कस्ड है। डी, डी करेंगे। ब्यूटी ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी।
अब देखो लास्ट क्वेश्चन, मैंने 50 क्वेश्चन दिए आपको इसके अंदर। विच फ्रेज प्रेजेंट्स प्रोफेशन ऑन ग्रेशन? इसमें से कौन सा फ्रेज है जो ग्रेशन पे प्रोफेशन की बात करता है, एक व्यवसाय की बात करता है, एक काम की बात करता है, एक जॉब की बात करता है? उसमें था सिल्वन स्टोरियन। स्टोरी मतलब हिस्ट्री की कहानियां बताता है। तो कोल्ड पेस्टोरल, सिल्वन स्टोरियन, बोथ ए एंड बी, और सेक्रीफाइस, सिल्वन स्टोरियन। बी आंसर होगा, बी आंसर करेंगे। हिस्टोरियन जो होता है वो प्रोफेशन की बात करता है। ठीक है दोस्तों, आई होप कि ये पोएम आपको समझ में आ गई होगी। इसके क्वेश्चन आंसर्स मैंने पूरे करवा दिए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। इन क्वेश्चन को करने के लिए जो मैंने पोएम का जो टेक्स्ट पढ़ा है वो अच्छी तरह सुनिए, आप पूरा वीडियो दोबारा देखिए, अच्छी तरह सुनिए। और इसके अलावा जो मैंने इसके नोट्स के बारे में बताया था आप लोगों को, इसकी एक एक लाइनों को मैंने वापस से फिर एक्सप्लेन किया था, कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई थी जो पार्ट 2 में मैंने पढ़ाया, उसको एक बार दोबारा सुन लीजिए। फिर ये पार्ट 3 वाला जो पोर्शन है क्वेश्चन आंसर वाला, उसको आप 3rd नंबर पे कीजिए। आई होप कि ये पोएम पूरी आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों, क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट क्लास में एक नई पोएम के साथ मिलेंगे। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर, चाओ।